हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला क्लास 10th के लिए। आप सभी को पता है कि हमारा न्यू सेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास 10th और 9th दोनों को ही हमने स्टार्ट करा दिया है। मगर हाँ, दोनों में ही मैं कोर्स ए करा रही हूँ। तो जैसे बताया कि 9th में भी और 10th में भी। तो कोर्स बी के स्टूडेंट बिल्कुल खफा नहीं होंगे, बी के लिए भी मैं सारा सिलेबस लेकर आऊँगी। तो अभी जैसे कि हम करा रहे हैं कोर्स ए, तो कोर्स ए का वीडियो जब भी आता है मेरे पास एक दो नीचे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैम मैंने हिंदी तो ली है पर ये चैप्टर मेरे में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि 10th में भी कोर्स ए और बी चल रहा है। अगर आपके पास में बुक है शतज और कृतिका, तो हिंदी की अगर शतज और कृतिका है तो आपके पास कोर्स ए चलता है। लेकिन अगर आपके पास बुक है स्पर्श और संचयन, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोर्स बी चल रहा है। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप किस बुक, कौन सी बुक है आपके पास हिंदी की। अब हमने जैसे आपको बताया कि हम कोर्स ए करा रहे हैं, तो कोर्स ए में हमारी दो बुक हैं, शतज भाग 1, कृतिका भाग 1, और साथ ही साथ में और क्या है, हमारा लेखन है, व्याकरण है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं कवर अप कराऊंगी, लेकिन पहले हम अपनी दोनों बुक्स ख़त्म करा लेंगे। तो हमने जो अपनी बुक स्टार्ट करी है, इसमें हम आपको करा रहे हैं चैप्टर का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो करा रही हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रही हूँ और फिर प्रैक्टिस पेपर दे रही हूँ। रीज़न देख लीजिए, जान लीजिए कि जब हम चैप्टर समझ लेते हैं तो समझने के बाद कुछ अगर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो चैप्टर अच्छे से बैठ जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। तो जब हम पूरा अपना कोर्स ख़त्म करा लेंगे तो ये लमसम 2-2.5 महीने में हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के यूटी हैं, मिड टर्म्स हैं, फिर यूटी 2 है, प्री बोर्ड्स है, ये सब शुरू होंगे। तो उससे पहले पहले हमारी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम आपको पूरा ख़त्म कराएँ। ठीक है, तो पहले एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी एंड डेली प्रैक्टिस पेपर। और डेली प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं फिर आपसे बोलूँगी कि आप रिटन में ही उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम करा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, जहाँ हमारी बुक है शतज भाग 2। अब ये जो शतज भाग 2 हमारी है, ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो अभी हमने अब जब आप बुक शुरू करोगे तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है, काव्य खंड से। तो हम अभी तक काव्य खंड के 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और आत्मकथ्य, ये 3 हमने कंप्लीट करा दिए। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी प्लस डीपीपी। आज हम करा रहे हैं अपना 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में हमारे पास 2 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। इन दोनों ही कविताओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उत्साह कविता जहाँ एक आवाहन गीत है, आवाहन गीत मतलब जहाँ पर बादलों को बुलाया जा रहा है, ये कविता बहुत ही ध्यान से देखने वाली है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें लिखी हैं उसके पीछे भी कवि का बहुत कुछ आश्रय दिया हुआ है। मैं दोनों ही चीज़ें आपको समझाऊंगी, जो सामने लिखा है उसका अर्थ और उसके पीछे कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ आपको कविता का लाइन वाइज व्याख्या, आश्रय ही नहीं बताएंगे, इसका आप भावार्थ देखेंगे। फिर उसके बाद हम सार देखेंगे, पूरी कविता का सार। अब हम सार क्यों करा रहे हैं? अक्सर क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि आप इस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। जब आप एक समरी आप पढ़ लोगे उस कविता की, तो उसका प्रतिपाद्य बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए हर कविता का सार मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम, जो हमारी 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कविता पहली, उत्साह। तो उत्साह जो कवि ने लिखी है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उनका छोटा सा जीवन परिचय और उनकी कुछ कृतियां देखेंगे। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ज़रूरी है ना। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके कवि या लेखक हम और उनकी कुछ रचनाएं ज़रूर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोड़ा जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी। अब इसमें आपको याद क्या करना है, क्या चीज़ याद रखनी है, इनका डेट ऑफ बर्थ जिस सन का है वो, और जगह, ये 2 चीज़ें मेन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको 1899 याद रखना है। दूसरा कहाँ हुआ था,
गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब आ जाते हैं, इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। अब महिषादल कहाँ है आप बता सकते हो? महिषादल बंगाल में है। तो जो इनकी औपचारिक शिक्षा हुई वो कहाँ तक हुई? सिर्फ न, औपचारिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, जो हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से जो करते हैं, जैसे अभी आप लोग 9th तक की एक औपचारिक शिक्षा पूर्ण करके आए हैं, वो 10th में। ठीक है ना, तो सिर्फ 9th तक हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। तो कहते हैं ना, हम किसी को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कोई भी हो, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, आस पड़ोस में हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आस पड़ोस में कोई लड़का या लड़की। तो हम कोई ऐसी छवि है जो हमारे ऊपर कार्य करती है, कोई महापुरुष। अब इनके ऊपर महापुरुष कौन कार्य किए? स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। इन लोगों की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उनका असर इन पर ज़्यादा पड़ा। अब इनका आती है मृत्यु। तो दूसरी जो इनको आपको याद रखनी है वो है इनकी मृत्यु सन 1961 में, यानी कि 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में इनकी रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। तो ये कुछ हैं, आप अपनी बुक भी एक बार उठाकर ज़रूर देखना। मैं इसीलिए आपको हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि हमें जो बोर्ड से इशू की गई है वो है हमारी NCERT बुक। आप ये समझो कि कोई वीडियो कुछ भी देखकर आप बस एक बार में हम आपको चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन बेस आपका वो NCERT बुक ही है, वो भी आपको उठाकर देखनी ही देखनी है। ठीक है ना, तो जब भी आप कोई भी चैप्टर तैयार करो एक बार बुक को ज़रूर देखा करो। चलिए अब हम आ जाते हैं उत्साह कविता। उत्साह कविता ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी है, लेकिन तब भी हमने इसे अलग अलग काव्यांश में बांटा है ताकि आपको हम, वैसे तो हम एक ही बार में पूरी समझा सकते थे, लेकिन वो आपके लिए टफ पड़ती है ना। हमको तो हमें समझाना आसान पड़ता, लेकिन आपको हम एक बार में समझाने की कोशिश करते तो हम तो फटाफट समझा जाते। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मिस हो जाती, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसे 1-2 काव्यांश में बांट दिया। तो पहला काव्यांश है उत्साह कविता का। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये कविता जो सामने लिखी गई है इसके पीछे भी बहुत कुछ है। मतलब जो कवि सामने लिख रहे हैं इसका तो मतलब है ही, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने पीछे भी कही हैं, जिसे हम आश्रय बोलते हैं। एक होता है अर्थ और एक होता है आश्रय। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं अर्थ, ठीक है, फिर हम आश्रय समझाएंगे। अर्थ क्या बोल रहे हैं? बादल। अब सबसे पहले एक जो है थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझिए। गर्मी के दिन होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु। ठीक है, अब उस ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी पड़ती है, जेठ बैसाख तक इतनी गर्मी पड़ जाती है कि हम सभी गर्मी से परेशान हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, धरती भी पानी विहीन होने लगती है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, जीव जंतु पक्षी सभी परेशान हो जाते हैं। मतलब इस पृथ्वी पर पलने वाला हर वो जीव जो पानी, क्योंकि सभी को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, वो सभी पानी के बगैर तड़पने लगते हैं। इतनी गर्मी पड़ती है इन ग्रीष्म ऋतु में। तो अब ग्रीष्म ऋतु के बाद जब बादल आते हैं तो वो बदलाव करते हैं, धरती में बदलाव करते हैं, हमारे जीवन में बदलाव करते हैं, उत्साह भरते हैं, बहुत कुछ होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ अब यहाँ पर बताइए। अब वो क्या कह रहे हैं, ये अब ग्रीष्म ऋतु के बाद का समय है। ग्रीष्म ऋतु जाग चुकी है, अब वर्षा ऋतु आई है, अब बादल आने के लिए। तो अब कवि क्या कह रहे हैं, बादल गरजो। ठीक है, बादलों से क्या कह रहे हैं, पहले गरजने के लिए। अभी उन्होंने बरसने के लिए नहीं बोला, ध्यान रखने का, इस पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों उन्होंने, कवि ने सिर्फ गरजने के लिए बोला, बरसने के लिए नहीं बोला, ये अभी मैं आपको समझा रही हूँ। तो पहले वो क्या कह रहे हैं, बादल गरजो, यानी सिर्फ वो गरजने के लिए बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो क्या कह रहे हैं, घेर घेर, कैसे गरजो, घेर लो पूरे, घेर घेर घोर गगन, यानी कि तुम ऐसा छाओ कि पूरे गगन को भर लो। अब जैसे काले बादल आते हैं तो क्या होता है,
पूरा आसमान काले काले बादलों से छिप जाता है ना, तो उन्होंने बोला कि चारों तरफ इस गगन में फैल जाओ और उसको घोर कर दो। घोर मतलब काला कर दो। काले बादल आते हैं ना, तो काला हो कर दो, जैसे सब नीला आसमान रहता है उसको काला कर दो। धराधर हो, धराधर का मतलब क्या हुआ, बादलों को संबोधित किया गया। ललित ललित काले घुंघराले। अब ललित ललित मतलब क्या होता है, नए नए। काले घुंघराले, काले क्या होते हैं, बाल। घुंघराले क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तुम पूरे आसमान में ऐसे छाओ। कैसे छाओ, जैसे, जैसे क्या होते हैं, छोटे बच्चे के जो बाल होते हैं, जो नए निकलते, नए नए बाल निकलते हैं, काले काले घुंघराले घुंघराले होते हैं। तो तुम इस पूरे आसमान को घेर लो। कैसे, अब बादल ये तो है नहीं कि पूरा काले करते हैं, तो वो ऐसे देखो ना, स्पाइरल में बने होते हैं, कभी कुछ आकृति होती है, घुंघराले घुंघराले से लगते हैं। तो तुम कैसे काले काले बनो, जैसे छोटे बच्चे के नए नए निकले काले घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे तुम इस पूरे आसमान को ढक लो। फिर आते हैं बाल कल्पना कैसे पाले। अब बाल कल्पना, बाल कल्पना यानी कि छोटे बच्चे की जो कल्पनाएं होती हैं। अब छोटा बच्चा कल्पनाएं कैसे करता है, देखो कैसे कल्पना करता है कि वो ये सोचता है कि कुछ भी कर लो, हम कभी आसमान में उड़ रहे हैं। अब बच्चों की दुनिया कैसी होती है, चॉकलेट की नदी हो, टॉफ़ी का पेड़ हो, पूरा क्या कहते हैं केक का पहाड़ हो, इस तरह की कल्पनाएं होती ना। तो बाल कल्पना कैसे पाले, कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम इतना विस्तार में जाओ, इतने ऊपर नीचे हो, ऐसे अनंत हो जैसे कि बच्चों की कल्पनाएं होती। बच्चों की कल्पना का ना कोई और होता है ना कोई छोर होता है, क्योंकि वो सिर्फ काल्पनिक कल्पना होती है जो वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। तो आपको कैसे होना है, इस पूरे गगन में ऐसे छाना है जैसे छोटे बच्चे के काले बाल हो घूमड़ घूमड़ के, और साथ ही साथ उनकी कल्पनाओं की तरह हो, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है, ना उसका आरंभ है ना अंत है। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि विद्युत छवि उर में, अब काले जब बादल आते हैं तो गड़गड़ाते हैं, उन्होंने गरजने के लिए बोला है ना। अब जब गरजते हैं तो साथ साथ क्या होती है, बिजली भी चमकती है। क्या चमकती है, बिजली चमकती। तो वही उन्होंने बोला कि तुम जब आओ तो अपने हृदय में विद्युत छवि लेकर आओ, अर्थात क्या लेकर आओ, वो जो बिजली चमकती है वो लेकर आओ। ठीक है, कवि नव जीवन वाले, कि अब इन्होंने कैसे, क्यों उन्होंने बोला कि विद्युत छवि तो लेकर आओ गरजने करने, लेकिन साथ ही समानता किससे कर दी, जैसे कवि है नव जीवन वाले। अब कवि क्या है, कवि कविताएं करता है तो लोगों के अंदर उत्साह भरता है, लोगों के अंदर उत्साह भरता है। जो लोग अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, निरुत्साहित हैं, तो कविता सुन के उनके अंदर उत्साह जागता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि तुम जो है ना अपने जीवन अपने हृदय में वो विद्युत छवि लेकर आओ, जैसे कवि कविता करते समय नव जीवन वाली, यानी कि नया जीवन देने वाली जो कविता करता है उसके अंदर जो गर्जना रहती है, जो उत्साह रहता है, उस तरह की। वज्र छिपा नूतन कविता। तो जिस तरीके से, अब यहाँ पर देखना, इस लाइन को इससे कनेक्ट करना, इस लाइन को इससे कनेक्ट करना। ठीक है, विद्युत छवि उर में वज्र छिपा। अब विद्युत छवि उर में वज्र कौन होता है, इंद्र भगवान का जो होता है अस्त्र, उसको वज्र कहते हैं। अब इंद्र भगवान वर्षा ऋतु के देवता माने जाते हैं ना। तो जो बिजली चमकती है, ये कहा जाता है कि इंद्र भगवान अपना वज्र जो है ऐसे करके चलाते हैं। तो वही चीज़ क्या उन्होंने बताई कि विद्युत जो चमकती है जैसे लगता है हृदय में वज्र छिपा है। अब कवि नव जीवन वाले नीता, तो जब कवि जो है नई कविता करता है, नया जीवन देने वाली, तो तुम भी उसी तरीके से गरजो ताकि लोगों के अंदर वो उत्साह जगे। अब बादल आने से पहले जो गर्जन होती है, हम सभी कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी से अभी तक परेशान हो चुके हैं। वर्षा ऋतु के बादल देखकर हम सबके अंदर वो एक्साइटमेंट बढ़ती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जब तो वो वज्र जो चमकेगा, तो और साथ ही साथ वो हम लोग जो है इस चीज़ से उत्साहित होंगे कि जैसे हमारे जीवन का नया उद्गम होने वाला है, क्योंकि पर्यावरण बदलेगा जब बारिश होगी।
फिर भर दो बादल गरजो, फिर भर दो यानी कि बादल गरजो। अभी भी वो गरजने को ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम गरजो। अब ये तो सामने जो लिखा अर्थ था हमने बता दिया, अब इसके पीछे कवि क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, धरती गर्मी से परेशान है, तो बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, उनको गरजने के लिए बोला जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कह रहे हैं वो, कि इस पूरी धरती पर पाप, पाखंड, उपद्रव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मतलब शोषण बढ़ चुका है। अभी अच्छा इतने डिफिकल्ट वर्ड्स में नहीं जाओ, मैं थोड़ा इजी वर्ड में बताती हूँ। शोषण बढ़ चुका है यानी कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं। अपराध, अत्याचार, ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो जब बढ़ चुकी होती हैं, जब बहुत ज़्यादा आप शोषण करने लगो ना, तो वो जो जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है वो वर्ग उठ खड़ा होता है और क्रांति को बुलाता है। क्रांति मतलब बदलाव। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा है, दूसरा आश्रय उसका बता रहे हैं कि इस पूरी धरती पर शोषण बढ़ चुका है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे बादल आते हैं तो बदलाव लाते हैं, तो उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं कि अब क्रांति हो। अब इतना शोषण बढ़ चुका है कि अब क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि क्रांति होगी तो तभी इस शोषण का क्या होगा, अंत होगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं, घोर घोर गगन धराधर हो, ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। तो अब इस सारी लाइन में क्या कह रहे हैं कि जब क्रांति होती है तो सबसे पहले उसकी गर्जन होनी चाहिए। अब बदलाव होता है तो देखिए क्या है ना, हम अगर किसी कोई चीज़ हमें परेशान नहीं होती है तो जो कोई भी क्रांति करता है तो जाहिर सी बात है शोर होता है। आप हड़तालें होंगी और क्या कहते हैं, बहुत सारी रैलियां निकाली जाएंगी, सब कुछ होगा तो शोर होगा। तो वही उस शोर से क्या होता है कि पूरा आसमान भर जाएगा, सभी लोग उत्साहित हो जाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि हाँ अब बदलाव होने वाला है। तो एक तरीके से इन्होंने बादलों को जहाँ पर्यावरण में बदलाव लाने के लिए, गरजने के लिए बोल रहे हैं, वहीं पृथ्वी पर हो रहे बढ़ते शोषण को रोकने के लिए उन्होंने बादलों को क्रांति का रूप कहा है कि आप आइए और क्रांति करिए ताकि ये सारा जो धरती है शोषण से मुक्त हो सके। अब उन्होंने क्या बोला कि जब ये क्रांति होती है तो बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, क्रांति का जो शोर होता है उससे उत्साहित होते हैं कि हमारा, और साथ ही साथ ये भी रहता है, जोश ये रहता है कि हमारा जीवन अब बदलने वाला है, अब ये शोषण का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें आश्रय लिया गया है, एक तो पर्यावरण बदलाव के लिए और दूसरा जो आश्रय वो कह रहे हैं समाज में बढ़ते शोषण को दबाने के लिए। ठीक है, अब इसका भावार्थ आप देख लीजिए क्या है। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन करते हुए बादलों से कहते हैं, हे बादल तुम जोरदार गरजना, अर्थात जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, पूरा बादल घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में भयानक रूप में छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। कि मतलब ये नहीं कि तुम धीरे से कभी कभी बादल आते हैं, धीरे से आए बरस कर चले गए, हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गर्जन तड़जन बहुत होती है और तब बाद में जाके पानी बरसता है। तो वही कह रहे हैं शांति से तुम्हें नहीं बरसना, तुम्हें पहले गर्जन तड़जन करनी, ताकि लोगों को पहले उत्साहित करो, फिर उसके बाद तुम बदलाव करना, अभी नहीं करना। पहले लोगों का एक्साइटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी लोग उस एक्साइटमेंट को अच्छे से महसूस करेंगे और इस बदलाव का आनंद ले सकेंगे। कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो, जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी कल्पना की तरह हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं या इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं तथा हर पल उनके मन में कोई नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अर्थात बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी आकार बदल रहे हो। तो बच्चों की जैसे सोच बदलती है, कल्पनाएं बदलती है, मैंने आपको बताया था ना कि उनके रूप सौंदर्य का वर्णन काले बच्चों के काले बालों से की गई है, लेकिन वो किस तरीके से अपना स्वरूप बदल रहे हैं वो बच्चों की कल्पनाओं से बोला गया है। कवि आगे बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो, फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। समझ में आया? फिर एक कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को
नया जीवन प्रदान करते हैं ना बादल। जब इतनी गर्मी में हम सभी परेशान हो चुके होते हैं, क्या ये बारिश ही जो है, बादल ही है, हमारे नया जीवन देती है। उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर से सोए हुए साहस को जगाते हैं। कवि बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों, तुम अपनी कविता से निराश, हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार करो। क्या करो? एक नई आशा का संचार कर दो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भरे। तो यहाँ पर अभी पहले उनने बरसने के लिए नहीं बोला, सिर्फ पहले वो गरजने के लिए बोल रहे हैं, ताकि गर्जन से क्या होगा ना कि वो लोग उत्साहित होंगे और तब कहीं जाकर उस बदलाव का सही तरीके से आनंद ले पाएंगे। दूसरा काव्यांश है, देखिए क्या है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? बहुत ही ज्यादा व्याकुल और परेशान हैं गर्मी से इस धरती पर रहने वाले सभी लोग। अब गर्मी से क्या होता है, हम सभी कितना परेशान हो जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में। इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि घर से बाहर निकलना, कोई काम करना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ उन्होंने बोली कि विकल थे, मतलब सभी बहुत परेशान थे, तकलीफ में थे। किससे? गर्मी से। सभी गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कौन है? निदाद के सकल जन, यानी गर्मी से सकल जन, इस धरती के सभी लोग। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब कहाँ से आ रहे हैं? आए अज्ञात दिशा से। अब बादल किधर से आते हैं? किसी भी दिशा से चले जाते हैं। कभी भाई पूरब से आ रहे हैं, कभी पश्चिम से आ रहे हैं, कभी उत्तर से आ रहे हैं, कभी दक्षिण से आ रहे हैं। तो इस तरीके से बादलों के आने की कोई दिशा नहीं होती, कोई एक निश्चित बात नहीं है कि इधर से ही बादल आएंगे। वो इसीलिए उनको बोला गया है क्या? आए अज्ञात दिशा के अनंत घन, यानी कि ये जो बादल आ रहे हैं अनंत घन, यानी कि जिनका कोई अंत ही नहीं, इतने ज़्यादा ये बादल आते हैं, एक अज्ञात दिशा से आते हैं। तप्त धरा जल से शीतल कर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तपती धरा है, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा लोग हैं, जल से भर दो। अब बरसने के लिए बोल रहे हैं कि तुम इस पूरी तपती हुई धरती को जल से भर दो, शीतल कर दो, ठंडा कर दो, बादल गरजो। अब क्या कह रहे हैं? गरजो भी और बरसो भी। लेकिन कविता के स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ गर्जन के लिए बोला था। अब इसके पीछे क्या कह रहे हैं? अब ये तो हमारा शब्द जो सामने लिखा है उसका अर्थ हो गया। अब इसके पीछे का आश्रय क्या है? शोषण से जो होता है, जब शोषण किया जाता है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग का जब शोषण करता है, तो क्या होता है कि सभी लोग इस शोषण से परेशान हो चुके होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में होते हैं। तब क्या होता है? अज्ञात कहीं से भी उठने वाली क्रांति की आवाज़ लोगों को क्या करती है? किसी भी अज्ञात दिशा से कहीं से भी क्रांति की जो आवाज़ उठती है वो लोगों के अंदर उत्साह भरती है। और वो क्रांति क्या करती है? वो हमारे माहौल में, हमारी दिनचर्या में बदलाव करती है, और वो बदलाव जो है हमें सुकून देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने देखिए, अब ये पूरी कविता खत्म हो चुकी है, ये हमारी लास्ट थी। तो कविता में हमने सीधे सीधे यहाँ पर देखा है कि बादलों को बुलाया जा रहा है, इसलिए इसे एक आवाहन गीत कहा गया है, बुलाया जा रहा है। और साथ ही साथ बादलों को क्रांति का स्वरूप देकर उन्हें क्या बोला गया है कि वो बादल जो हैं वो पर्यावरण में बदलाव करते हैं, गर्मी से लोगों जो परेशान हो चुके होते हैं उनको जो है सुकून देते हैं। उसी के पीछे जो क्रांति आती है, जो लोग शोषित होते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा सुकून और मतलब शांति प्रदान करती है। तो समझ में आया? दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए अब इतनी कविता की हम व्याख्या देखते हैं। अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अब गर्मी से में हम सभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एकदम व्याकुल हो चुके होते हैं। तो इस कंडीशन में उनकी जो है कंडीशन को बताते हुए कह रहे हैं क्या? कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं, पूरी तरीके से मुश्किल में हैं, व्याकुल हैं, और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है।
अज्ञात दिशा से आए, यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया है, अज्ञात दिशा से आने वाले। और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घन घोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। तो अब तुम खूब बरसोगे तो क्या होगा, ये जो इतनी गर्मी, जो पूरी धरती जो गर्म हो चुकी है, वो क्या है, उसको शीतलता प्रदान करो। बादलों, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। तो तुमसे क्या बोला जा रहा है, तुम खूब जोरदार गरजो और लोगों के मन में एक उत्साह जो है वो तुमको भरना है। अब इतने का आप पूरी कविता का अब हम सार देखने वाले, ठीक है। उत्साह कविता का हम क्या देखेंगे, पूरा सार। तो सार आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपको प्रतिपाद्य लिखना होता है, कभी कभी कविता का सारांश भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में आपको दिया है क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस याद कर रहे होते हैं या कुछ चीज़ें याद है तो याद तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। इसीलिए जो भी एक सर्टेन वर्ड लिमिट होती है, मैं हमेशा उससे ज़्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप उसे पढ़ो, लेकिन अगर कुछ चीज़ें मिस भी हो जाएं तो आप कम से कम उस वर्ड लिमिट के अंदर रहो। तो अब जैसे प्रतिपाद्य है या सारांश है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको कम से कम 25 से 30, 40 या 50 वर्ड्स का दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे 80 से 90 वर्ड्स का आपके लिए पूरा सार लेकर आई, ताकि कितने भी वर्ड्स का हो आप कम करोगे तो थोड़ा सा उस वर्ड लिमिट के अंदर आप आ जाएंगे। उत्साह एक आवाहन गीत है, अर्थात एक ऐसा गीत जिसमें अलग अलग रूप से बादलों को आज्ञा देकर बुलाया जा रहा है, ठीक है। यह गीत बादल को संबोधित है, अर्थात इस गीत में बादलों को का बोध या ज्ञान कराया गया है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य पे कविता लिखी हैं, लेकिन बादल उनका सबसे प्रिय विषय है। उनकी कई कविताएं जो आप देखेंगे वो बादलों पर है, वो उनका प्रिय विषय है जिसपे वो कविताएं लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बहुत सी कविताओं में बादलों का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में बादल का एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नई अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। तो नया अंकुर जानते ना, जो पृथ्वी पर से उगता है, उसके लिए कवि जीवन को विस्तृत और संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। मैंने बोला ना क्रांति भी है, आपको बताया एक्सप्लेन करते समय, तो सुंदर कल्पना भी बताई गई है, दूसरों तरफ क्रांति अर्थात बदलाव भी बताया गया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि जिस तरीके से बदलाव होता है, तो उसको उन्होंने क्या बताया, नया जीवन। जाहिर सी बात है कविता नया जीवन देता है। दूसरा नूतन कविता, क्योंकि जो धरती का स्वरूप गर्मी में बदल गया होता है, सूखा सा, एकदम तड़पता सा, और जब बारिश होती है तो क्या होता है, एकदम से धरती का स्वरूप बदल जाता है, एकदम हरा हरा हो जाता है, धुला धुला सा, साफ सुथरा सा, ऐसा होता है ना। तो वही जैसे कवि एक नई कविता लिखता है, उस तरीके से पूरा पर्यावरण एक नई कविता सा उज्जवल होकर निकलता है। प्रस्तुत कविता आज़ादी से पहले लिखी गई है। तो अब आपको ध्यान रखनी, कब लिखी गई है, आज़ादी से पहले, यानी कि 1947 से पहले। गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सके, उसमें नया उत्साह भर सके और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सके। अब अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ से मुझे एक चीज़ और याद आ गई, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अब यहाँ पर बताया ना कि स्वतंत्रता से पहले लिखी गई। स्वतंत्रता से पहले लिखी गई यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के शासन के समय में लोगों को क्रांति के लिए या स्वतंत्रता के लिए जो आह्वान किया जाता है, वो आप खुलकर नहीं लिख सकते थे। देखिए क्या होता था, कोई भी कवि या लेखक अपनी रचना में अगर अंग्रेज
के अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिख रहा है या आज़ादी की ज्वाला को भड़काने के लिए लिख रहा है, तो उस कवि को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसने जो रचनाएं करी हैं उसकी सारी जला दी जाती थी। तो इस तरीके से होता था। तब क्या हुआ कि कवियों और लेखकों ने इस तरीके से कविताएं लिखना शुरू किया, जहां पर वो लिख कुछ रहे हैं लेकिन उसके पीछे का आश्रय कुछ और है। इसमें दो, एक तो लेखक आप प्रेमचंद जी को ले लो, उनकी बहुत सारी रचनाएं इस चीज़ से संबंधित हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है उन्होंने, जैसे हम लोगों ने 9th में 2 बैलों की कथा पढ़ी थी मैं रिसेंटली, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है। क्या है? स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, लेकिन वो थी किस पे? 2 बैलों की। तो इस तरीके से द्विअर्थी कविताएं या लेखन कार्य किए जाते थे, जिससे इनडायरेक्टली काम होता था, अंग्रेजों को समझ में भी नहीं आए और हमारा जो काम है जनता को समझाना, स्वतंत्रता के लिए आह्वाहित करना, वो काम हो जाता था। अब यहाँ पर ये कविता इस द्विअर्थी में इसीलिए लिखी गई है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ क्रांति की ज्वाला भड़काने के लिए। अगर डायरेक्टली लिख देते तो सूर्यकांत त्रिपाठी पे कार्रवाई हो जाती, इसलिए उन्होंने ये द्विअर्थी लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों पर कई कविताओं की रचना की। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को 2 रूपों में दर्शाया है। कवि कहते हैं कि एक तरफ जहां बादल बरस कर धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं, धरती को शीतलता प्रदान करते हैं और जल से धरती को नवजीवन को पनपने, फलने, फूलने का मौका मिलता है, प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर बादलों को कवि एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो नई नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा, लोगों के भीतर एक नया जोश, नया उत्साह भरेगा, लोगों की सोई चेतना को जागृत करेगा। अब अगर आपसे प्रतिपाद्य पूछा जाए तो आप ये लास्ट का पैरा बड़े आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। ये लास्ट पैरा आप प्रतिपाद्य के तौर पे लिख सकते हो, जहां पर सारी बातें आपको बता दी गई हैं। चलिए, अब पहली कविता हमारी खत्म हो गई। अब दूसरी कविता हमारी कौन सी है? अट नहीं रही। अब अट नहीं रही मैं आपको बता दूं, कविता शुरू करूं उससे पहले जरा थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको समझाती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये जो कविता लिखी है, ये लिखी है फागुन मास में, ठीक है। मास मतलब महीना। फागुन मास में इतनी सुंदरता है चारों तरफ प्रकृति में कि वो पूरी धरती में फैली है, लेकिन तब भी पूरी तरीके से उसमें समा नहीं रही है। इस सुंदरता का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा समझना, फागुन मास कब आता है? वसंत ऋतु में। कब आता है? वसंत ऋतु। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखना। ऋतु अलग है, मास अलग है। तो ये वर्षा क्या कहते हैं, कब आ रहा है? बसंत ऋतु में, फागुन मास, यानी कि फागुन का महीने के बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं। कविता बहुत छोटी सी है, लेकिन तब भी मैंने इसे थोड़ा सा अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सिर्फ 3 लाइन है। देखिए क्या है। काव्यांश पहला, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। सिंपल से 3 लाइन, लेकिन बहुत कुछ बोल रही है। क्या दे रही है? अट नहीं रही। अट मतलब होता है, अब इसको मैं कैसे आपको समझाऊं, ये जो है एक क्षेत्रीय वर्ड है। अक्सर क्या होता है, जैसे हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं और ट्रैवलिंग पे जाते समय बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक सूटकेस में हमको सामान रखना होता है, मान लीजिए एक बैग में या सूटकेस में रखना है। अब उसमें हमारा सामान आ नहीं पा रहा, तो हम क्या करें, अरे भाई मेरा सामान ज़्यादा है, सूटकेस में अट नहीं रहा। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो फागुन की सुंदरता है, फागुन मास की जो सुंदरता है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो धरती में समा ही नहीं पा रही, अट नहीं पा रही है। तो सट नहीं पा रही मतलब कि अब हम उससे सटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हट जाएं। इतनी सुंदरता है, एक तो वो पूरी धरती पर समा नहीं रही, और इस सुंदरता में मैं इस कदर खोया हुआ हूँ कि इसने हटने यानी कि सटने की कोशिश अगर करता हूँ तो मैं सट नहीं पा रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो फागुन मास में ही वसंत ऋतु शुरू होती है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नजर हटाने को मन नहीं करता। यानी कि अब देखिए फागुन मास में क्या होता है, पहले अब आपको समझना होगा कि फागुन मास में होता क्या है। वसंत ऋतु को ऋतुराज बसंत कहते हैं।
क्या बोलते हैं, ऋतुराज बसंत, यानी कि ऋतुओं में का राजा बोलते हैं। इस समय प्रकृति अपने आवरण को बदलती है। कैसे बदलती है? पत्ते, नए नए पत्ते खिलते हैं, पेड़ जो है ना, उससे पहले पतझड़ का मौसम आ चुका होता है। तो पतझड़ के मौसम में जो पेड़, उससे पत्ते जो पुराने होते हैं, पीले पड़ पड़ के सब गिर चुके होते हैं, और फिर जब बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, फिर उसके बाद नए नए पत्ते पेड़ों पर खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं। चारों तरफ वातावरण में सुगंध होती है, रंग बिरंगे फूल खिले, नए नए पत्ते खिल रहे हैं। नए नए पत्ते खिलेंगे तो उनकी हरियाली कुछ अलग ही तरीके की रहती है ना। फिर उसके बाद उसमें खूब सारे फूल रंग बिरंगे खिलते हैं, चारों तरफ वातावरण में सुगंध होती है। अब इस सुगंध की वजह से आप देखेंगे कि बसंत के मौसम में बासंती में भुनगे, भौरे, तितलियां बहुत सारे वातावरण में आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। कारण क्या है? ये सभी फूलों से अपना रस ग्रहण करते हैं। तो इस समय जो फूल खिलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इनसे सारा परागकण लेकर वो लोग अपने पास में अपना जो भोजन होता है वो एकत्र करते हैं। इसलिए इस मौसम में ये जितने हैं जो कीट पतंगे होते हैं, ये तो बहुत खुश होते हैं। अब इन कीट पतंगों को खाते कौन है? पक्षी खाते हैं। अब ये कीट पतंगे जब अपने घरों से निकल रहे हैं ये सारी चीज़ें लेने के लिए, तो इन कीट पतंगों को खाने के लिए कौन ज़्यादा व्याकुल है? पक्षी। वो पक्षी बहुत भैया प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। उनको बड़ी अच्छा लगता है कि भाई हमारा भोजन भी हमको मिल रहा है। तो चारों तरफ हमें पक्षी भी तरह तरह के देखने के मिलते हैं। अब इससे पहले क्या होती है? शरद ऋतु होती है, उसमें बहुत ठंडक होती है। ठंड के महीने के बाद ये ऋतु आती है तो क्या होता है? जितने जीव जंतु हैं वो भी प्रसन्न है, क्योंकि ठंड में कहीं ना कहीं वो सब दुबके बैठे रहते हैं। और ये मौसम आते ही सबको मतलब एक धूप सी मिलती है, गर्माहट मिलती है, तो वो इनके लिए समय अच्छा होता है। तो एक तरीके से हम मनुष्यों के लिए नहीं, कीट पतंगे, पक्षी और जितने जीव जंतु सभी के लिए ये ऋतु बहुत ही अच्छी रहती है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नजर हटाने को मन नहीं करता, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। तो बात सही है, वसंत ऋतु को इसीलिए ऋतुराज बसंत कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ जो है बेहद सुंदरता होती है। अगला काव्यांश देखिए क्या है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देता हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कहीं सांस लेते हो, यानी कि क्या होता है? अब कहीं सांस लेते हो क्या होता है? फूल जो है वो सांस लेते हैं, है ना। हर जगह खिलते हैं ना, हर जगह जो है फूल खिलते हैं। तो वही कहा, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। हर घर में हर जगह जो है ये प्रकृति की सुंदरता देखने को, भाई हर घर में पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुले ही जगह पर होगा, हर जगह जो है ये हर एक घर में ये खिलते हैं, यानी कि फूल है, पत्ते हैं, सभी हर जगह। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये सारी सुंदरता देखने के बाद इन पक्षियों को, कीट पतंगों को फूलों के ऊपर उड़ते हुए देखकर मेरा मन भी क्या करता है? मैं भी उड़ूं। तो क्या करते हो? इस सुंदरता को देखकर मैं भी पर मतलब पर जो पंख हैं, तो उड़ने को कर देते हो, यानी कि मैं उड़ने को नभ में तुम इस सुंदरता को देखने के लिए मेरे में पर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब मैं सोचूं कि ये सुंदरता मुझे इतनी ज़्यादा मोहित कर रही है कि मेरा तो उड़ने का मन कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपनी आंख हटा लूँ। अब मैं इस सुंदरता से अपनी अगर आंख हटाने की कोशिश करता हूँ तो मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। मैं जितनी भी कोशिश करूँ पर इस सुंदरता से अपनी आंख को हटा नहीं पा रहा हूँ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वसंत ऋतु में हर ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया ना कि नए नए पत्ते खिलते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो चारों तरफ हरियाली है और रंग बिरंगे फूल हैं। उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा है और सुगंधित वातावरण में हर घर को महका रहा है। तो फागुन क्या है? अब चूंकि
चारों तरफ सुंदरता है। तो उन्होंने अब फागुन का क्या कर दिया, मानवीयकरण कर दिया कि फागुन जो है वो एक सही में जीवित सांस लेता हुआ व्यक्ति बन गया है, कि वो सांस लेता है हर जगह पर और हर एक घर में वो जीवित है। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम यानी कि फागुन मास आसमान में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हो, यानी कि तुम सही में उड़ रहे हो तो मेरे भी उड़ने का मन कर रहा है। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आंखें तुम पर से हट नहीं रही। अब कहते हैं ना, कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सम्मोहित करती है तो हमारा मन करता है कि ठीक है अब हमें नहीं हो सकता तो हमें इससे अपनी आंख हटा लेनी चाहिए। तो वही कवि कहते हैं कि मैं आंख हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हटा नहीं पा रहा हूँ। अब आ गए हम तीसरा काव्यांश, और तीसरा हमारा लास्ट काव्यांश। देखिए क्या है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में गंध मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। तो अब यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था आपको कि इस समय नए नए पत्ते खिलते हैं। तो वही क्या है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब इसको क्या कहते हैं, जो सेकेंड लाइन है वो दो अर्थों में है। पहली चीज़ क्या है, पत्तों से लदी डाली, अर्थात क्या है, अब क्या नए नए पत्ते खिल रहे हैं तो जितनी भी डालियां वो हैं वो क्या है, पत्तों से लद गई हैं। कहीं वो हरी लग रही हैं और कहीं लाल लग रही हैं। अब पत्ते जो नए नए खिलते हैं वो हरे भी होते हैं और कभी लाल भी होते हैं, और उन्हीं पत्तों के बीच में लाल लाल फूल भी खिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो अर्थ लिए गए हैं। लाल तो एक नए खिलते हुए पत्तों से भी लिया जा सकता है और दूसरा नए खिले हुए फूलों, लाल फूलों से, क्योंकि सिर्फ फूल एक रंग के तो होते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर मैंने ये सोचा कि ये इन्होंने कहीं लाल जो लिया गया है ये नए खिले पत्तों के लिए, कोई नए पत्ते लाल भी होते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो जैसा लग रहा है, उन्होंने क्या बताया कि इसको एक मानवीयकरण किया। मैंने भी बताया ना कि फागुन को उन्होंने एक मानवीयकरण किया है। तो ऐसा लग रहा है कहीं पड़ी है उर में, अर्थात हृदय में ऐसा लग रहा है कि हृदय में जो है एक माला पड़ी है। कैसी है, गंध क्या है, सबसे पहले मंद मतलब धीमी, गंध मतलब महक, पुष्प मतलब फूल, माल मतलब माला। तो ऐसा लग रहा है फूलों की हल्की हल्की महक वाली माला जो है वो पूरे हृदय में धारण करके फागुन यहाँ पर आया हुआ है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी कि पाट पाट हर एक छोटे छोटे जर्रे में, पृथ्वी के हर एक कण कण में इतनी ज़्यादा शोभा भरी हुई है। पाट पाट यानी कि घर घर हर जगह जो है भरी हुई है। पाट पाट शोभा श्री, अब शोभा को भी श्री का दर्जा दिया कि इतनी ज़्यादा सुंदरता, इसलिए शोभा के आगे उन्होंने श्री लगाया कि इतनी ज़्यादा हर जगह सुंदरता है कि पट नहीं रही है, अर्थात सब जगह भर गया है लेकिन अभी भी उसकी सुंदरता उमड़ती ही चली आ रही है। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है। वसंत ऋतु में चारों ओर के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आए हैं। ठीक है, जितने भी शाखाएं हैं, डालियां हैं, सब में नए पत्ते निकले, जिसके कारण चारों तरफ से पेड़ हरे एवं लाल दिखाई दे रहे हैं। अब नए नए पत्ते मैंने आपको बताया था कहीं हरे हैं कहीं लाल हैं, तो इस वजह से वो कहीं पर हरे और कहीं पर लाल दिखाई दे रहे, क्योंकि पेड़ों पर हरे पत्तों के बीच लाल फूल उगाए हैं। अब दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी क्या, कहीं कहीं लाल फूल भी उगे हैं, तो इसीलिए वो लाल भी फूल हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय का रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी है। तो फागुन का हमने क्या बताया था, मानवीयकरण किया। तो फागुन ने जो है ना जो माला बनाई है, इस पूरी धरती को वो माला पहनाई है। अब फागुन ने मानवीयकरण, भाई बनाने का काम तो मनुष्य द्वारा होता है, फागुन प्राकृतिक है, इसलिए ये क्या हो गया, मानवीयकरण हो गया।
तो इस फागुन मास ने हल्की खुशबू वाली एक पूरी माला बनाकर इस धरती को पहनाई हुई है। कवि के अनुसार वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी है कि अब वह इस धरती में समा नहीं पा रही है। तो चारों तरफ इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि उसको हम ये चाहें कि इस पूरी धरती में समा जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है कि वो समा पाए। तो इसलिए वो समा नहीं पा रही है इस पूरी धरती में। तो ये हमारी दूसरी कविता भी यहाँ ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं कविता के सार पे। तो ये जो कविता कहने को बहुत छोटी है, लेकिन सार हमने काफ़ी डिटेल में दिया है ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। शुरू करते हैं। अट नहीं रही कविता फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा पा रहा है, इतना ज़्यादा है। और धरती पर बाहर बिखर गया है, यानी कि पूरा सौंदर्य नहीं, पूरी धरती पर बिखरा हुआ है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। भाई जाहिर सी बात है, फूल खिलेंगे तो महक तो आएगी ही आएगी ना। तो आप क्या, हम कह रहे हैं आपके एक छोटी से बालकनी है, आपने वहाँ पेड़ रखे हुए हैं, तो वहाँ पर देखिए जब फूल खिलते हैं तो वो पूरी बालकनी महकती है ना। उसी तरीके से इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। इससे मन में उमंगे उड़ान भरने लगती हैं। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। जैसे मैंने बताया कि फागुन जो है वसंत ऋतु, तो ऋतुराज बसंत है, अब फागुन महीने में ही सुंदरता प्रारंभ होती है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं, सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है, लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं, प्राणियों का मन उल्लास में हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन नहीं करता है। फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश होते हैं। तो सभी प्राणी मैंने आपको बताया, हम मनुष्य हों, कीट पतंगे हों, पक्षी हैं, जंतु हैं, सभी खुश होते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। फागुन मास में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई। बात सही है कि पूरी सजी होती है धरती, हर जगह सुंदरता होती है, खुशबू होती है, तो धरती को क्या बता दिया, दुल्हन की तरह सुंदर बता दिया। क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों यानी कि नई कोमल पत्तियों एवं रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की मधुर खुशबू से महक उठता है। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था नई है तो वो क्या है, कई रंगों के हैं, जो कई रंगों के। कहीं पर कुछ पेड़ों से लगता है कि धीमी धीमी खुशबू देने वाली फूलों की माला लटकी है। अब फूलों की माला क्यों बोली, क्योंकि कई कई पेड़ों में तो बहुत सारे फूल उगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से बोला गया कि फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। तो वो सुंदरता इतनी अधिक है कि वो चाहे कि हम यहाँ पर समा ले तो वो सारी चीजें समा नहीं पा रही हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है। मतलब कि उड़ने को तुम पर कर देते हो, मतलब चारों तरफ सुंदरता है, यानी कि हमारा मन भी इस सुंदरता का पूरा अवलोकन करने के लिए ये करने लगता है कि हम भी उड़ जाएं। हमारे पास भी पर होते तो इस पूरे वातावरण की सुंदरता को देखने के लिए तो हम भी उड़ जाते। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने चरम सुंदरता, चरम आनंद का अनुभव कराया है। रंग बिरंगे फूलों के खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है कि मतलब हम ऊपर उड़ रहे होंगे तो हम ये कर रहे होंगे। हमारी जो इमेजिनेशन है, अब हम तो उड़ नहीं सकते, तो हमारी कल्पनाएं उड़ने लगती हैं। फागुन महीने में तेज हवाएं चलती हैं जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साएं साएं की आवाज़ आती है।
इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह कवि ने फागुन का मानवीयकरण किया है। तो ये पूरी कविता में जो है ना, एक तरीके बहुत जगह जो है फागुन का मानवीयकरण करते दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमने दोनों कविताएं आपको लाइन वाइज समझाई, अर्थ समझाया, आपको उसका आश्रय समझाया, व्याख्याएं भी बताई, साथ में सार बताया। तो पूरा हमने पार्ट अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस ने। याद रखिएगा 2 कविताएं हैं तो अलग अलग ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मैं जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में अलग अलग दिए हैं तो उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो अगला वीडियो में लेकर आऊँ उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको इतना बेस्ट कंटेंट और टीचर्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहा है, डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला पर। तो इस पाठशाला को आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर विद सोल्यूशन वीडियो। प्रैक्टिस पेपर तो हम दे रहे हैं लेकिन साथ ही उसका सोल्यूशन वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा और क्या आपको मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, जहाँ पर दिया गया हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप अपडेट रह सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर्स पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरीज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आपको अभी करना है वो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है ना? तो सिर्फ हिंदी में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को भी बताना है। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेकर आएंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।